हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के अगले सेशन के बारे में। इससे पहले के सेशन में हमने आपको प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके क्या क्या काइंड्स होते हैं अलग अलग बेसिस के आधार पर हमने वो बताया था आपको, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है। और साथ ही साथ हमने कल आपको प्रीपोजिशन से बनने वाले जो फ्रेज होते हैं जिसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के यूजेस के बारे में, यानी किस किस प्रीपोजिशन का यूज़ है ना, कितना मल्टीपल यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रीपोजिशन में यही है कि आप किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ किस हद तक जानते हैं, ये मैंने पहले भी कहा था आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज प्रीपोजिशन टू के बारे में और टू के मल्टीपल यूजेस को जानेंगे और देखेंगे कि टू का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो ये है कि प्रीपोजिशन टू जो है एकमात्र ऐसा प्रीपोजिशन है जो टू प्रीपोजिशन का भी काम करता है और साथ ही साथ अगर बात किया जाए इसके बारे में तो टू जो है ये काम करता है इन्फिनिटिव मेकर का भी। कैसा काम करता है ये? इन्फिनिटिव मेकर का काम करता है। और इन्फिनिटिव मेकर का मतलब होता है इसके साथ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जबकि जब टू काम करेगा प्रीपोजिशन का और इसके बाद वर्ब यूज़ करना होगा तो जीरंड आएगा, जैसा कि हर प्रीपोजिशन के साथ आता है। यानी हर प्रीपोजिशन के साथ क्या होता है आप जानते हैं कि जब वर्ब फॉर्म आएगा तो हमेशा जीरंड फॉर्म यानी V4 आएगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी जो जानना है। लेकिन अभी हमें चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ना है इसलिए ध्यान ये रखना है कि जितने भी यहाँ पे हम बात करेंगे वो सब बात करेंगे टू जब काम कर रहा है कैसा? एज अ प्रीपोजिशन। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहली जो बात यह है कि टू एज अ प्रीपोजिशन काम कैसे करता है, तो ये पहला जो हमने यहाँ लिखा है टू शो डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। यानी डेस्टिनेशन का मतलब होता है कहीं पे जो हमारा निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब उस पार्टिकुलर दिशा में ऐसा बताने और दर्शाने के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं। हालांकि किसी दिशा में दर्शाने के लिए हम लोग टुवर्ड्स का भी यूज़ करते हैं। टुवर्ड्स का मतलब की ओर। लेकिन जब वो डायरेक्शन फिक्स होता है तो वहाँ पर हम लोग टू का यूज़ करते हैं। मतलब जब हमारा डेस्टिनेशन फिक्स होता है तो टू का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी गति में जा रही चीज़ों को दर्शाने के लिए हम लोग टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान चलिए कि वह स्कूल जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रेन है ना आर गोइंग टू स्कूल, फिक्स है, लेकिन स्कूल की ओर जा रहे हैं बट स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ क्या बोलेंगे? चिल्ड्रेन आर गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पे बोल दिया टुवर्ड्स द स्कूल। अब यहाँ भी एक कंडीशन होता है कि स्कूल के पहले कब आर्टिकल द लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे वो उसकी अलग बात है, हम लोग ये आर्टिकल सेक्शन में इसको बात करेंगे। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यही हमने लिखा है कि टू शो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। जब भी निर्धारित लक्ष्य दिशा, ठीक है, ऐसी अगर बात करनी होगी किसी फिक्स डायरेक्शन को दर्शाने के लिए तो वहाँ पे हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यहाँ पे दिल्ली के पहले टू आया है। अब देखिए ऐसा नहीं है किसी प्लेस के पहले टू आता ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे इस प्लेस के सेंस में अगर अराइव दिया होता, रीच दिया होता तो इसके साथ फिर टू नहीं लगाते आप। ठीक है। जैसे बोलते हैं कि वह पटना पहुँचा, है ना, या वह अभी पटना पहुंचा, क्या वहाँ बोलेंगे बताइए? ही जस्ट अराइव्ड बोलते हैं ना ऐसा। यानी कि जब ये आप टर्म यूज़ करेंगे, जैसे बोलते हैं आई हैव जस्ट अराइव्ड, ठीक है, आप पटना लगा दें, जो भी लगा दीजिए, जो भी प्लेस का नाम लगा दीजिए, तो वैसे कंडीशन में आप वहाँ पे क्या करेंगे? टू लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लेस के नाम के पहले टू आएगा ऐसा नहीं याद करना है आपको। तो क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेस्टिनेशन या डायरेक्शन की बात करना होगा तो वैसे कंडीशन में टू आएगा। ठीक है। जैसे वी आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वी आर गोइंग टू मार्केट, बोलते हैं ऐसा ना। इज दिस वे टू द एयरपोर्ट, यहाँ भी टू आया है, या क्या कर रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये जो रास्ता जाएगी वो क्या जाएगी? एयरपोर्ट की ओर जाएगी, है ना, वो पूछ रहा है डायरेक्शन में। द डॉग रैन टू अस, रैन टू अस का मतलब जो कुत्ता है मेरी ओर दौड़ा। एज सुन एज वी अराइव, जैसे ही हम वहाँ पे अराइव किए यानी पहुँचे। ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन की बात कर रहा था। तो चलिए एक बात तो क्लियर आपको हो गया होगा कि टू का यूज़ हम लोग डेस्टिनेशन और डायरेक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है। प्लेस के पहले टू आएगा ऐसी बात याद नहीं रखना है, क्योंकि रीच और अराइव के केस में, ठीक है, वहाँ पे आप टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वह पटना पहुँचा तो ही रीच्ड पटना, ना कि रीच टू पटना, ऐसा यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो प्लेस के पहले टू आएगा ऐसे याद नहीं रखना है, केवल डेस्टिनेशन और डायरेक्शन दिखाने के लिए टू आता है। इस बात को दिमाग में याद रखना है, फिक्स कर लेना है। राइट। चलिए अगली हम बात करेंगे टू शो रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या लिखा है यहाँ पे?
रिसीवर ऑफ एन एक्शन। देखिए ध्यान से, रिसीवर का मतलब क्या होता है? रिसीवर का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी को आप भेजते हैं किसी से, ठीक है, तो वो जो रिसीव करता है तो उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग भी टू का यूज़ करते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आई गेव द बुक्स टू राधा, मैंने जो किताब है वो राधा को दिया, है ना। यहाँ भी देखिए टू आया है, रिसीवर्स के सेंस में यहाँ पे आया है। सी इज़ ऑलवेज राइटिंग लेटर्स टू द लोकल न्यूज़पेपर। सी इज़ ऑलवेज राइटिंग लेटर्स मतलब हमेशा जो वो कुछ ना कुछ पत्र का मतलब यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है सी इज़ ऑलवेज राइटिंग लेटर्स टू द लोकल न्यूज़पेपर। वो लोकल न्यूज़पेपर को हमेशा कुछ ना कुछ पत्र लिखते रहती है, यानी इशूज से, अपनी जो लोकल इशूज़ है उसके बारे में पत्रों में मेंशन करके अवगत कराते रहती है। तो यहाँ भी जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है उसके पहले क्या आया है? टू का हमने यूज़ किया है। तो टू का यूज़ रिसीवर ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है कि जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसके कंडीशन में आप क्या करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। आप ऐसे भी सुनते होंगे कि जहाँ से आप भेजते हैं वहाँ फ्रॉम, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ भेज रहा हूँ कि दूसरे जगह पे, तो यहाँ मैं फ्रॉम लिखूंगा, लेकिन जहाँ वो रिसीव करते हैं उसके लिए क्या आता है? टू लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कई लोग तो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, कहाँ फ्रॉम लिखाएगा, कहाँ टू लिखाएगा। जैसे मान लीजिए पटना से किसी को कुछ भेजना है, दिल्ली भेजना है, ठीक है, आपके दोस्त दिल्ली में रहते हैं, आपको पटना से भेजना है, तो आप यहाँ फ्रॉम का यूज़ करिएगा। लेकिन आपके दोस्त वहाँ जब रिसीव करेंगे तो उनका जो एड्रेस होगा वहाँ पे टू आएगा। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि जो रिसीवर होता है उसके लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं, और जहाँ से हम सेंड करते हैं उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो स्पेशली वर्ब की बात करेगा वो क्या होगा? गिव होगा, हैंड होगा, सेंड होगा, राइट होगा। ये चार वर्ब को हमने स्पेशलाइज कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। और यही चार वर्ब, मतलब और भी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन ये चार वर्ब जो है आपके एग्जाम में काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं कि गिव, हैंड, सेंड और राइट के केस में जब रिसीवर की बात करेगा तो हमेशा इन सब के साथ क्या आएगा? टू आएगा। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। चलिए उसके बाद देखिए, आगे देखिएगा। टू शो रेंज, रेंज का मतलब होता है एक अपना जो रेंज होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये लिखा है फ्रॉम के साथ जो रेंज में आता है से तक, यानी क्या लिखा है? से तक, ठीक है। तो फ्रॉम का मतलब से और टू मतलब तक। तो ये रेंज दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक बात आप ध्यान से समझिएगा, रेंज दिखाने के लिए हम लोग फ्रॉम के साथ पेयर में टू लगाते हैं, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे टू लिखा हुआ है, हम यहाँ पे टिल भी जोड़ सकते हैं समय के रेस्पेक्ट में, है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग रेंज के लिए टिल भी लिख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 5 बजे से 6 बजे तक, तो फ्रॉम 5 o'clock टू 6 o'clock, या फ्रॉम 5 AM PM जो कहना कहिए, या o'clock भी कह सकते हैं, और आगे लास्ट में टिल लगा सकते हैं, क्योंकि टिल का अर्थ भी तक के अर्थ में देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात आप सुनिए, जब टिल का मतलब ही तक होता है, लेकिन स्पेशली किस लिए? ये फ्रॉम और टिल का जो पेयर आएगा किसके लिए आएगा भाई? स्पेशली टाइम के लिए आएगा। लेकिन केवल जब हिंदी में तक आना है, से तक नहीं, केवल तक आना है, तो उसके कंडीशन में हम लोग बाय का यूज़ करेंगे, ना कि टिल का यूज़ करेंगे। जैसे बोलेंगे मैं शाम तक यह काम कर लूँगा, आई विल डू दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, या बाय इवनिंग कह सकते हैं हम लोग, वहाँ टिल कहना उचित नहीं होगा। लेकिन हम बोलेंगे 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो वहाँ फ्रॉम 4 o'clock या 4 PM टिल या टू दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज दिखाने के लिए फ्रॉम के साथ पेयर में टाइम के रिस्पेक्ट में टिल या टू दोनों आ सकता है। और वैसे अगर रेंज की बात करना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप जनरली टू का यूज़ करेंगे। जैसे 10 से 20 तक, फ्रॉम 10 to 20, ठीक है। तो एग्जांपल देखिएगा, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज आर ओनली ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आगे यहाँ पे, तो फ्रॉम के साथ पेयर में भी टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद की जो बात है ये इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को एक्स्ट्रा लिख रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ क्या लिखा है? टू शो टाइम, टाइम को दिखाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि टाइम को दिखाने के लिए टू का यूज़ किस ढंग से करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक घड़ी बना हुआ है, ठीक है। अब इस घड़ी में ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। आप जानते हैं जैसे ये छोटी वाली जो घड़ी होती है, छोटी वाली जो हैंडल होती है सुई इसकी, ये होती है आर की और ये होती है मिनट की, ठीक है। ये 3 बजा हुआ है। अब जब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये वाला जब पोर्शन इधर इधर ऐसे चलेगा, यहाँ तक 6 तक चलेगा, ठीक है। और 6 के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना, ऐसा बढ़ता है ना। तो ये जब आगे बढ़ेगा 6 के बाद, तो फिर क्या होगा? ये आर धीरे धीरे इधर खिसकेगा, मतलब ये 4 की तरफ आने की कोशिश करेगा, यही ना होगा, यही होता है। क्योंकि जब ये मिनट वाला आर ऐसे से बढ़ते जाएगा तो फिर ये
जो आर वाला है ये लगभग यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, जब ये फिर से यहाँ पहुँच जाएगा तब। तो हमारे कहने का मतलब ये, थोड़ा ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। देखिए टाइम को दर्शाने के लिए टू का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2:45 बजे हैं, इट इज़ 2:45, ठीक है। यानी 2:45 का मतलब होता है कि ये जो 12 वाली जो हैंडल है, घड़ी है, सुई, ये वाला क्या यहाँ पे है ना, मतलब क्या है, और ये थोड़ा सा 3 के सामने नहीं होगा, थोड़ा सा इधर होगा। तो आप समझ रहे हो, ये सब घड़ी देखकर समझ आते हैं। तो जब 2:45 बजता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वार्टर यूज़ करते हैं, और क्वार्टर के साथ वहाँ 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसी ढंग से अगर 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, मतलब यहाँ पे अगर ये सुई है, ठीक है, तो वहाँ क्या बोलेंगे 10 to 3। 10 to 3 का मतलब ही क्या हुआ कि 3 बजने में 10 मिनट हैं या 10 मिनट बाकी हैं। कहने का मतलब ये है, अब इसको मोटा मोटी समझ लीजिए। देखिए कि जब 6 के बाद इधर 7, 8, 9, 10 है ना, 11, 12 को छोड़ दिए, 12 तो पूरा का समय होता है, ये 3 बजाय इसको हम सीधे बोलेंगे 3 o'clock बोलेंगे, ठीक है। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये 11 तक होता और इधर 7 के बाद, मतलब 7 से इधर कहाँ तक, 11 तक, और ऐसे कंडीशन में जो भी समय बजेगा तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग 2 का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, 25 to 3, मतलब 3 बजने में 25 मिनट बाकी हैं, ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। 20 to 3, 3 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। 10 to 3, 3 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और 15 मिनट को हम 15 मिनट्स ना लिख करके हम सीधे लिखते हैं 2:45 का मतलब 15 मिनट बाकी है, मतलब 2:45 बजे हैं। तो जब ये इधर रहेगा मिनट का सुई, ठीक है, और 3 बजने वाला जो भी बजने वाला रहेगा, तो उसके कंडीशन में लोग क्वार्टर है ना, या फिर जो भी टाइम होगा 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, लेकिन वहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे। अब यही वाला कंडीशन अगर इधर आ जाए, जैसे ये वाला धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाए और दोनों एक ही पे है ना, तो वहाँ क्या होगा, 3:15 बजेगा। तो 3:15 बजे हैं तो यहाँ क्या होगा, 3:15, यानी जब 3:15 बजा तो यहाँ पास्ट का यूज़ करेंगे, ना कि 2 का। जैसे 3:30, 3:30 बजेगा तो 3:30, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये मिनट वाला सुई 1 से लेकर के 6 के बीच में रहेगा, तो वहाँ पे आप उसी टाइम को दिखाने के लिए पास्ट का यूज़ करिएगा। और जब वही मिनट वाला सुई 7 से लेकर 11 तक के समय में रहेगा, यानी 6 के इधर बाद 12 से, ठीक है, तो वहाँ पे आप 2 का यूज़ करिएगा। आप समझ गए होंगे कि इधर वाले कंडीशन जो होता है, इधर वाला कंडीशन में हम लोग ये पास्ट का यूज़ करते हैं और इधर में हम लोग 2 का यूज़ करते हैं टाइम को दिखाने के लिए। इसलिए कहीं टाइम को अगर आपसे पूछता है कि 3:15 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, तो कभी आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस कन्फ्यूजन को भी क्लियर करने का मैंने प्रयास किया है प्रीपोजिशन 2 के माध्यम से, और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी इधर रहेगा आपका मिनट वाला सुई, ठीक है, 12 से लेकर 6 के बीच में, तो वहाँ पे टाइम दिखाने के लिए पास्ट का यूज़ करिएगा। और वही अगर 6 के बाद 12 से पहले रहेगा तो वहाँ 2 का यूज़ करिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब 2:45 बजा है तो इट इज़ 2:45, 3 बजने में 10 मिनट है, इट इज़ 10 to 3। अब बोलेंगे 3 बजने में 5 मिनट है तो इट इज़ 5 to 3, 5 यहाँ पे करेंगे। 2 मिनट बाकी है, इट इज़ 2 to 3, ठीक है, ऐसा यूज़ करेंगे। लेकिन 3:05 हुए हैं तो इट इज़ 5 past 3, 3:05। 3:10 हुए हैं, इट इज़ 10 past 3, ऐसा यूज़ करेंगे। 3:30 बजे हैं तो 3:30, 3:15 बजे हैं तो 3:15, ऐसा यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक बात और यहाँ समझिएगा आप लोग कि 2 का यूज़ हम लोग उन सभी मतलब वैसे नाउन्स के लिए जो नाउन रिएक्शन, ठीक है, या ऐसा एक्सप्रेशन देता है जिससे किसी को रिएक्शन करना हो, रिएक्ट करना हो, आंसर करना हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग उसके साथ 2 का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए लिखा हुआ है आंसर, की, रिप्लाई, रिएक्शन, रेस्पॉन्स, सॉल्यूशन, इन सब के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, 2 आता है। हालांकि 2 जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स होता है बहुत सारे शब्दों के साथ, जिसमें विशेष तौर पे कुछ वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक्सेस बोलते हैं हम लोग। अब एक्सेस का एक्सेशन बन जाएगा तो वहाँ भी आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 होता है, ऑब्जेक्शन 2 होता है, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्शन 2। तो मतलब बहुत सारे वर्ब्स के साथ, उसी वर्ब से बनने वाले नाउन के साथ भी, और विशेषकर एडजेक्टिव्स या पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी 2 का यूज़ होता है। जैसे काइंड 2 बोलते हैं, क्रूएल 2 बोलते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग फिर बाद में बात करेंगे कि किस किस के साथ ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है 2, एक लंबा चौड़ा पूरा उसका लिस्ट होता है, जो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी केवल आप 2 का यूजेस देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सारे कंडीशन हम लोग 2 का यूज़ करते हैं। जैसे हिज रिएक्शन टू हर कमेंट्स वाज वेरी एग्रेसिव, यानी उसके कमेंट्स के प्रति उसका जो रिएक्शन था काफ़ी क्या था, एग्रेसिव था, यानी आक्रामक था।
तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होगी कि टू का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अपने दिमाग को केवल इतना कॉम्पैक्ट नहीं कर देना है कि टू का यूज़ केवल हम लोग डायरेक्शन के लिए करते हैं या डेस्टिनेशन शो करने के लिए करते हैं, बल्कि टू का यूज़ मल्टीपल जगहों पे करते हैं। और ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इन सारी चीज़ों को बढ़िया से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। किसी बच्चे को किसी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उस डाउट को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है फटाफट। टू का यूज़ हम लोग डेस्टिनेशन डायरेक्शन के लिए करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। टू का यूज़ हम लोग रिसीवर ऑफ एन एक्शन के लिए, विशेषकर गिव, हैंड, सेंड, राइट ये सब वर्ब रहेगा तो रेंज दिखाने के लिए टू का यूज़ करते हैं। फ्रॉम के साथ टू या टिल भी आता है, ठीक है। टाइम को दिखाने के लिए जब ऐसा टाइम दिखाना हो तो इसके साथ टू का यूज़ करते हैं। और इन सारे नाउन्स के साथ भी हम लोग टू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू का जो यूज़ है वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इन्फिनिटी में भी। जैसे तो कुछ नाम मैं ले लेता हूँ आप लोगों को, इन्फिनिटी या जिरन में पढ़ते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसके बारे में वहाँ जो बात करेंगे तो वो एक अलग स्पेशल केस हो जाता है। जैसे बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, तो यहाँ भी टू आ रहा है। और यहाँ भी जो टू आ रहा है ये टू काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन का जब काम करेगा, क्योंकि इसके बाद भी क्या आएगा, जिरन आता है, इसीलिए यहाँ पे काम करता है प्रीपोजिशन का। तो केवल आप लोग ये सब नाम आप याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। लुक फॉरवर्ड टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, एकस्टम टू, वल्नरेबल टू, प्रोन टू, की टू, विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू। आप पॉज करके सुन लीजिएगा, ठीक है। इन सारे के बाद क्या आता है, टू आता है और इसके साथ आने वाला वर्ब जिरन फॉर्म में होता है, जिसको आगे हम लोग जिरन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगती है, यानी ये वीडियो पसंद आती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो बच्चे नए हमारे चैनल पे हैं जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी बात कि हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।